अस्सलाम वालेकुम। चंद एक खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में पीर की रात और सितंबर की 29 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और सितंबर की 30 तारीख है। नादरीन, आज जिक्र आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन, उस पर बात करेंगे। वजीरिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, जनूबी वजीरिस्तान में, उसका जिक्र करेंगे। और फिर आज की सबसे बड़ी खबर, और वो सदर ट्रंप की जानिब से गजा में जंग खत्म करने के लिए जो उन्होंने मनसूबा पेश किया है, 20 नुकात पर मबनी, वो, और उसके ऊपर पाकिस्तान का रिएक्शन। अब चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब, और वो जनूबी वजीरिस्तान से आ रही है, जहां पर खबर है कि उसका जो जनूबी वजीरिस्तान है, वहां पर बुल्ला खान सराय एक इलाका है। वहां से इत्तलात ये आ रही हैं कि वहां पर कोई एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि 9 फौजी शहीद हुए और सात, कम अज कम 7 जख्मी हुए। ये वाकया पहला नहीं है। नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में इस किस्म के वाकयात बिल्कुल तसलसल से हो रहे हैं, और हमारी अफवाज के जो जवान हैं वो मुसलसल उसमें शहादतें दे रहे हैं, जानें गंवा रहे हैं। लेकिन अब तक यहाँ पर दहशतगर्दी को रोका ना जा सका, कम ना किया जा सका, बावजूद इसके कि यहाँ पर हमें रोजाना तकरीबन, मैं भी रिपोर्ट करता हूँ और भी हमारे दोस्त जो सिक्योरिटी इश्यूज को कवर करते हैं वो भी इसको रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर मामलात कितने बिगड़ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद बड़े बड़े ऑपरेशन भी हो रहे हैं। जो टेररिस्ट हैं उनको निशाना भी बनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही हर मर्तबा जब कोई फौजी जान गंवाता है, तो याद रखिए, अगर वो आईईडी का ब्लास्ट है, तो इस ये मुश्किल टेरेन है, बहुत मुश्किल इलाका है। लेकिन यहाँ पर यकीनन इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर, इसको समझा जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो चेंज भी हो गए। यानी कई इलाकों में तो अब पहले से कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर इतने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो रहा है, तो यकीनन, तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पर ऑपरेशंस का, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं, जिसकी तरफ मैं गाये बगाए इशारे भी करता रहता हूँ। और साथ ही बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, कुछ इलाकों में, महमूद वगैरह के कुछ इलाकों में बेहतरी आई है। वहाँ की एक अच्छी खबर है कि वहाँ पर कहते हैं हालात नॉर्मल हो गए हैं, लोगों को वापस आने की दावत दी गई है कि वापस आ जाए, इलाके सिक्योर हो चुके हैं। कुछ इलाके वहाँ पर सिक्योर हैं, लेकिन वायलेंस जो है वो ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में जारी है। जबकि जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, वहां पर मामलात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। 38 नुकात पर मबनी एक डिमांड्स है, जो डिमांड्स की एक लिस्ट है, जो कि चंद हफ्ते पहले जो वहां पर अवामी एक्शन कमेटी है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, उन्होंने हुकूमत को यानी थमाई थी और उनसे कहा था कि आप इनको मंजूर करें। अब याद रखिए कि मैंने उसका कल भी जिक्र किया था, आज भी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये जितने भी नुकात हैं, ये सारे के सारे आम गवर्नेंस के इश्यूज हैं। यानी ये सारे के सारे, इनमें अक्सरियत एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। कहीं पर वो लोग ज्यादा खुद मुख्तारी मांग रहे हैं, कहीं पर अपने रिसोर्सेज पर ज्यादा जो है कंट्रोल मांग रहे हैं। उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून से मुतसादिम हो, या किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती हो। बल्कि इनका ताल्लुक तो बरह रास्त उन अवामिल से है जो किसी भी एक हुकूमत को अच्छा या बुरा बनाती है। तो बुनियादी तौर पर ये लोग जब डिमांड करते हैं कि करप्शन को खत्म किया जाए, जो इलीट कैप्चर हुआ हुआ है, यानी आज़ाद कश्मीर में आप देखिए उनका आधे से ज्यादा बजट जो है वो सिर्फ नौकरियां और मराहत में जाता है। तो उसके ऊपर लोग बड़े नाराज हैं कि भाई, आप एलीट कैप्चर, यानी जो मराहत याफ्ता तबका है वो तो सारे मजे लूट रहा है, लेकिन जो यहाँ पर आम आवाम है उनको वो सहूलियात नहीं मिल रही जिसके वो मुतकाजी हैं, जो वो डिजर्व भी करते हैं। तो यूं उसके ऊपर उन्होंने हड़ताल का पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया था। 29 तारीख यानी आज से वो शुरू हुई थी, और आज का दिन तो बहुत ज्यादा कहते हैं कामयाब था। पूरा आज़ाद कश्मीर बंद पड़ा था। कुछ इलाकों में वायलेंस के वाकयात भी हुए हैं, स्पेशली मुजफ्फराबाद के इलाके में, जहां पर के जो मुजाहिरीन थे उनके ऊपर गोली चलाई गई, और उसमें कम अज कम एक जो वो शख्स था उसने अपनी जान गंवाई, वो शहीद हुआ बीच में। और साथ ही कुछ जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे उनको पकड़ा भी गया। उनकी कुछ वीडियोस भी नजर आई कि जहां पर उनसे असलहा भी लिया गया। कहीं पर कुछ ऐसी इत्तलात आई कि पुलिस ने इनकार कर दिया कि हम फायरिंग नहीं करेंगे। तो हर किस्म की इत्तलात हैं एक ऐसे रीजन में जो कि इंतहाई सेंसिटिव है, पॉलिटिकली भी और ओवरऑल जो जियोग्राफिकली भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। वहां पर अगर रियासत इस हद तक नाकाम हो जाती है, तो उसके बाद आप सोचें कि वहां पर पूरा का पूरा निज़ाम किस तरीके से चल रहा होगा। तो अब मुजाहिरीन ने क्या किया है कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से जो मिलने वाले रास्ते हैं, कहते हैं कि कम से कम 7 बड़े रास्ते हैं,
और वो तमाम के तमाम 7 बड़े रास्ते जो मेजर एंट्रेंसेस हैं उनको मुजाहिरीन ने ब्लॉक कर दिए। यूं उन्होंने प्रैक्टिकली कई इलाकों में, कुछ कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर, कुछ कहते हैं जुजवी तौर पर, आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से काट के रख दिया है। वहां पर काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। इस्लामाबाद की पुलिस के थाने अक्सर खाली हो गए हैं, या वहां पर नफरी बहुत कम हो गई है, क्योंकि सारे के सारों को वहां भेजा गया है, रेंजर्स को भी भेजा गया है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। लेकिन ये सब कुछ अब तक उस तरीके से कारआमद साबित नहीं हुई जिस तरीके से कि हमने और जगहों पर देखा, जहां पर के स्टेट ने क्रैक डाउन किया और उसमें बहुत सारे बेगुनाहों ने अपनी जानें भी गंवाई। ये लोग पाकिस्तान से अलहदगी का मुतालबा नहीं कर रहे, ये लोग पाकिस्तान से कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो नाजायज है। और इसका इजहार वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी एक अपील में किया है, जो उन्होंने लगता है कि शायद लंदन से जारी की है, जिसमें वो मुजाहिरीन से कह रहे हैं कि आपके तो हमने 38 में से 36 मुतालबात मान लिए हैं, 2 पर मसला है, तो आप अपने ये जो हड़ताल है इसको खत्म करें। तो गोया हुकूमत भी ये मानती है कि ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो नाजायज नहीं है, इसीलिए 38 में से 36 डिमांड्स मानी गई हैं। बाकियों पर बातचीत का सिलसिला फिलहाल रुक गया है, और लोग बहुत ज्यादा इश्तिहाल में हैं। हर मर्तबा जब गोली जलाई जाती है, हर मर्तबा जब लाठी चलाई जाती है, हर मर्तबा जब आप देखिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया, वहां पर बहुत सारी जगहों पर बिजली को बंद कर दिया गया, तो अगर आप आबादियों को इस तरीके से टारगेट करेंगे तो वहां पर इश्तिहाल नहीं फैलेगा तो और क्या फैलेगा। पहले से लोग बहुत ज्यादा नाला हैं, और वो जो आपसे डिमांड कर रहे हैं कोई गैर जरूरी गलत डिमांड नहीं कर रहे। जिस तरीके से आपने ब्लैकआउट किया है, जिस तरीके से आपने लोगों को पकड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को पकड़ा हुआ है, इनकी डिमांड में से वो भी शामिल है कि आप लोगों को भी रिहा करें। तो ओवरऑल जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। यहाँ पर मामलात इंतहाई ख़तरनाक हैं, और अगर इसको मिस हैंडल किया गया, जिस तरह आज गोली चलाई गई, अगर ये दोबारा इस किस्म की हरकत की गई, तो मेरा ख्याल है कि ये आज़ाद कश्मीर को भी संभाल नहीं पाएंगे। और इस तरीके से पाकिस्तान में जो अनस्टेबल रीजन्स हैं उसमें एक और का भी इजाफा हो जाएगा, और ये वो रीजन है जो पहले से, जिस समय नर्स किया, इंतहाई सेंसिटिव है, और इससे पाकिस्तान के लिए काफ़ी मसाइल इंटरनेशनली भी पैदा हो सकते हैं। अब चलते हैं अगले मौजू की जानिब, और जो बहुत बड़ी खबर है कि देखिए, पिछले चंद दिनों से अमेरिकी मीडिया में ये खबर गर्दिश कर रही थी कि सदर ट्रंप एक बहुत बड़े अमन मंसूबे पर काम कर रहे हैं। कभी कहते थे इसके अंदर 21 नुकात हैं, लेकिन आज जो नुकात सामने आए वो 20 हैं। और इन नुकात का मकसद गजा में जंगबंदी, यानी जंग को ख़त्म करना, वहाँ पर अमन को बहाल करना, वहाँ पर एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर खड़ा करना, वहाँ पर जो है जो हमास है उसको डिसआर्म करना, वहां पर जो तबाही हुई है वहां पर तामीर नौ का काम करना, वहां पर सिक्योरिटी को कंट्रोल करना, ये तमाम बड़े काम है। तो बेसिकली ये प्लान जो सदर ट्रंप ने जिस पर काम कर रहे थे, और आज उन्होंने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उनके साथ इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू भी थे, और जिसके दौरान इसराइल ने भी ऐलान किया कि वो सदर ट्रंप के इस मंसूबे को की मुकम्मल हिमायत करते हैं। यूं जो ये मंसूबा है इसकी पहली हर्डल तो पूरी खत्म हो गई, यानी सदर ट्रंप की जानिब से जब ये पेश किया जा रहा था तो बहुत सारे सवालात थे। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि शायद बेंयामिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार ना हो, लेकिन नेतन्याहू ने आज ऐलान किया कि वो इसके लिए तैयार हैं, और इसके ऊपर अमल दरामद के लिए भी तैयार हैं अगर दूसरी पार्टी इसके लिए तैयार हो। अब इस 20 नुकाती मंसूबे में आखिर है क्या, आइए उसका थोड़ा जरा जायजा लेते हैं कि इसमें है क्या, फिर मैं पाकिस्तान का जिक्र करूंगा। इसमें दोनों फरीकैन जो हैं इनकी मंजूरी से जंग बंदी फौरन उस पर अमल दरामद शुरू होगा। इसराइली अफवाज जो हैं वो जुजवी इनखला करेंगी गजा से, ताकि यरगमालियों की रिहाई की तैयारी हो सके। फौजी कार्रवाइयां मुअत्तल रहेंगी और महाज की लकीरें मुंजमद रहेंगी, यानी जो पर लाइन ऑफ एक्शन जहां पर इस वक्त लड़ाई हो रही है वो सब कुछ मुंजमद हो जाएगा, लड़ाई नहीं होगी जब तक कि मुकम्मल इनखला ना हो, यानी इसराइल वहां से ना निकल जाए। खैर, यरगमालियों और कैदियों का तबादला इसकी एक अहम शिकों में से एक शिक है, उसके भी कुछ हिस्से हैं, जुज़ियात हैं। एक यह है कि इसराइल की मंजूरी के 72 घंटों के अंदर तमाम यरगमाली जो हैं, जिंदा और मुर्दा दोनों, वापस किए जाएंगे इसराइल को हमास की जानिब से। इसराइल जो है वो 250 फ़लस्तीनी कैदी जिनको उम्र कैद है उनको, और 1700 ऐसे फ़लस्तीनी जो कि गजा से गिरफ्तार किए गए थे 7 अक्टूबर 2023 के बाद, उनको रिहा करेगा। हर इसराइली यरगमाली की बाकियात के बदले 15 फ़लस्तीनियों की बाकियात या उनके जो मैयतें हैं उनको वापस की जाएंगी। और फिर हमास के लिए भी एक रास्ता दिया गया है, और वो ये है कि हमास के लिए आम माफी और महफूज रास्ता दिया जा रहा है, यानी हमास के अरकान हथियार डालकर या तो पुरअमन बकाए बाहमी का वादा करेंगे, या फिर और इन्हें आम माफी दे दी जाएगी, और या फिर वो हमास के अरकान जो कि गजा को छोड़ना चाहते हैं इन्हें महफूज रास्ता और मेजबान मुल्कों में दाखिला दिया जाएगा, जो भी मुल्कों को एक्सेप्ट करना चाहें।
इसी तरह हुक्मरानी के हवाले से कि यहाँ पर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके हवाले से भी उसके अंदर शिकें हैं। एक ये कि गजा में फौरी तौर पर मुकम्मल इमदाद जो है वो पहुंचाई जाएगी, जिसकी निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा करेगी। ख्याल है कि कम अज़ कम डेली 600 ट्रक, इमदादी ट्रक जो है वो यहाँ भेजे जाएंगे। यहाँ पर एक आर्दी हुकूमत जो कि टेक्नोक्रेट्स, एक फ़लस्तीनी और बैन अवी कमेटी चलाएगी, वो बनाई जाएगी। और इस तमाम जो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसकी क़यादत एक बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसकी क़यादत सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। और इसमें टोनी ब्लेयर जो कि बरतानिया के साबिक वजीर आजम हैं, वो भी शामिल होंगे। इसका इम्कान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी तरफ सर ट्रंप ने पहले भी इशारा दिया था। साथ ही फिर गजा की तामीर नौ की बात की गई है कि गजा की तामीर नौ के लिए ट्रंप का जो मुआशी मंसूबा है, ये बैन अवी माहिरीन के जरिए तैयार होगा। और इसमें खुसूसी इकनॉमिक जोन कायम किया जाएगा, जिसमें तरजीही तजारती सहूलियात दी जाएंगी, ताकि वहाँ पर इकॉनमी को दोबारा बिल्डअप किया जा सके। किसी को ज़बरदस्ती गजा से नहीं निकाला जाएगा। लोग आज़ाद होंगे कि वो यहाँ रहें या इस जगह को छोड़ जाएं या फिर वापस आएं। इसी तरह अस्करियत पसंदों की जो निगरानी, वो लोग जो कि मिलिटेंसी में अभी भी शामिल हैं, हमास को जो है गजा में हुकूमत में बराह रास्त या बिलावस्ता कोई किरदार नहीं दिया जाएगा। और ये कि तमाम सुरंगों और असला साजी के मराकज तबाह किए जाएंगे। जो याद रखिए कि गजा की जो पट्टी है, इसके नीचे ख्याल ये है, या अमरीकी मीडिया रिपोर्ट करता चला आ रहा है कि वहां पर कोई 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं, जो हमास ने कई सालों के अंदर बनाई हैं, और वहीं से वो अपने ऑपरेशन चला रहे हैं। तो कहते हैं तमाम सुरंगें तबाह होंगी, इसके अंदर छोटी छोटी असला फैक्ट्री भी हैं, तो कहते हैं तमाम खत्म की जाएंगी। और इसकी निगरानी जो है वो आज़ाद मुबसरीन करेंगे। नया गजा जो है वो पुरअमन, बकाए बाहमी और खुशहाल मईशत के अज़म के साथ सामने आएगा। ये इसका एक और हिस्सा है। फिर साथ ही सलामती और बैन अवी की एक फोर्स, बैन अवी फोर्स जो है, यानी पीस कीपिंग फोर्स भी यहाँ लाई जाएगी, जिसमें कि अमरीका और अरब ममालिक के ताउन से एक बैन अवी इस्तेहकाम या स्टेबलाइजेशन फोर्स फौरी तौर पर गजा में तैनात की जाएगी। इसराइली फौज बतदरीज गजा का कब्जा इस फोर्स के हवाले करेगी, और इस जिम में यह कब्जा नहीं करेगी, यानी दोबारा तो कब्जा नहीं करेगी। और फिर इसके बाद मंसूबा जो है ये फलस्तीनी आज़ाद रियासत के लिए भी, के बारे में भी एक मुबहम किस्म की का जिक्र करता है, उसके बारे में कोई वाज़ेह इशारे नहीं करता। और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जो सलाहियत है, उसको बड़ा जो है एक लाजमी शर्त करार दिया गया है कि अल्टीमेटली ये दोबारा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल में जाएगी। लेकिन इस ये जो सदर ट्रंप का जो मंसूबा है, इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा यानी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा यानी आप कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ें भी हैं। लेकिन इसके हवाले से बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनका जिक्र भी मैं करता चलूं, कि सबसे पहले जिस तरह ये आखिरी नुक्ता जो फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से इब्हाम का है, वो बिल्कुल वाजह है कि इसमें फ़लस्तीनी रियासत का कोई रोड मैप नहीं है, बल्कि रियासत का क़याम जो है वो एक इसलाह शुदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मशरूत है। अभी इसलाह शुदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी का फैसला कौन करेगा, ये क्लियर नहीं है। और ये कि अगर ये जब तक नहीं बनेगी, तो फ़लस्तीनी रियासत भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मौखर रहेगी, यानी नहीं बन सकती है, जिस तरीके की इन्होंने यानी शर्त रखी है। इसी तरह बोर्ड ऑफ पीस की क़यादत जो है वो बराह रास्त ट्रंप के पास होना जो है, वो भी एक गैर जानिबदारी पर सवाल उठाएगा। ये एक खौफ जो कि मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं वो पेश कर रहे हैं। और ये कि ये मनसूबा जो है, ज़ाहिर है कि अमरीका, चूंकि अमरीका पेश कर रहा है, अमरीका इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये अमरीका ही के जेर असर रहेगा। और उस पर शायद कुछ यूरोपियन कंट्रीज को भी एतराज़ हो, अरबों को आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहरहाल कुछ कहीं से एतराज़ आ सकता है, फ़लस्तीनी की जानिब से ज़्यादा आ सकता है। और फिर जो कसरुल अक़वामी बैनुल अक़वामी फोर्स की बात की जा रही है, तो उसके हवाले से भी जो सियासी, माली और अमली मुश्किलात जो हैं वो आ सकती हैं। और उसके लिए भी कोई ज़्यादा डिटेल्ड रोड मैप सामने नहीं आया। तो यूं ये गजा का जो अमन का मंसूबा सर ट्रम्प का सामने आया है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग सवालात भी उठा रहे हैं, और इसके अंदर कुछ उम्मीद भी की जा रही है कि शायद इसके अंदर कोई रास्ता निकल आए। क्योंकि जो हमास है उसकी जानिब से फिलहाल तो मुकम्मल रिएक्शन उनका नहीं आया, लेकिन जो अब तक रिपोर्ट्स आई हैं वो यही हैं कि वो कह रहे हैं कि हम इस मंसूबे को केयरफुली देखेंगे और पॉजिटिवली देखेंगे। तो क्या वाकई वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो फिर तो वाकई यहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। और ये कि क्या इसराइल पर एतमाद होगा, ये भी वाजह नहीं है। कि इसराइल को किस हद तक कंट्रोल में रखा जाएगा, ये भी वाजह नहीं है। तो ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके पॉजिटिव भी हैं, और ये कई सारे सवालात भी छोड़ता है, जिनके जवाबात फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ जवाबात फौरन, बल्कि इस मंसूबे के आने से पहले ही आए, और उसी की वजह से पाकिस्तान में एक काफ़ी ज़्यादा सख्त रिएक्शन आ रहा है अवामी सतह पर। क्योंकि जब सदर ट्रंप इस मंसूबे का ऐलान यहाँ वाशिंगटन में कर रहे थे, तो उससे कोई 4 घंटे 27 मिनट पहले पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट दाग दिया।
یعنی اعلان ابھی نہیں ہوا باقاعدہ، گرچہ وائٹ ہاؤس نے اس کی جو مین جزیات تھیں یا جو مین ڈیٹیلز تھیں وہ ریلیز کر دی تھیں، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو دنیا میں جب تک باقاعدہ اعلان نہ ہو دنیا ریئیکٹ نہیں کرتی۔ لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، اور شاید واحد اسلامی ملک بھی ہے، کہ جس نے منصوبے کے آنے سے پہلے ہی اس کا وزیر اعظم ٹویٹر پہ گیا اور اس نے لکھا کیا، اور اس نے بنیادی طور پر سر ٹرمپ کے اس منصوبے کو کا خیر مقدم کیا، اور انہوں نے کہا میں اس کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں اور اس سے پیس آئے گی۔ تو شہباز شریف نے بنیادی طور پر اپنی ٹویٹ میں سر ٹرمپ کے جو منصوبہ ہے اس کے آنے سے یعنی سر ٹرمپ کے اعلان کرنے سے پہلے انہوں نے جو ہے اس کو انڈورس کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس کی بالکل سپورٹ کرتا ہوں، پاکستان ان کے ساتھ ہے، اور یہ ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، اور یہ کہ ٹرمپ کی لیڈرشپ کو سلام، اور یہ کہ جو سر ٹرمپ کے جو مڈل ایسٹ کے اسپیشل انوائے ہیں اسٹیو وٹکاف، ان کی انہوں نے بڑی تعریف کی۔ یعنی بنیادی طور پر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات انہوں نے کی، کہ پاکستان ٹو اسٹیٹ سولوشن ہی میں یقین رکھتا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہ یاد رکھیے کہ یہ وہ منصوبہ ہے کہ جو اس وقت اس کو دنیا میں یعنی شروع یعنی پیش امریکہ نے کیا، اس کو ایکسیپٹ اسرائیل نے کیا، اور تیسرے نمبر پر اگر کسی ملک نے فوری طور پر ایکسیپٹ کیا تو وہ پاکستان تھا، جس نے کہ اس کے آنے سے پہلے ایکسیپٹ کیا۔ ایجپٹ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کیا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑی تعریف کی، کہ یہ ہمارے ساتھ پہلے دن سے، جب ہم اس منصوبے پر کام کر رہے تھے تو یہ ہمارے ساتھ پہلے دن سے ایک پیج پر تھے۔ صدر ٹرمپ کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan. They were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. The pact, it just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. تو ایک تو یہ انہوں نے کہا 100% ہمارے ساتھ یہ ان ایگریمنٹ تھے اور ہمارے ساتھ تھے، اور ہم ان کو بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ایجپٹ اور دوسرے عرب ممالک کا بھی ذکر کیا۔ تو یوں وہ جو پاکستان میں بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اور کئی جگہوں پر یہ خبریں بھی تھی کہ شاید پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کرنے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، تو اب یہ بات سچی ہو گئی ہے۔ اور اس نے بھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو یہ بیان جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر کچھ سوالات چھوڑے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا یعنی شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ پاکستان کی جو ایک پارلیمنٹ موجود ہے، چاہے وہ ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک آئین بھی ہے، ایک قانون بھی ہے، ایک ربر سٹیمپ پارلیمنٹ بھی ہے، وہاں پر یہ منصوبہ پیش تک نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں بریفنگ تک نہیں دی گئی، اس کے بارے میں ان کیمرہ بریفنگ تک نہیں دی گئی۔ جو پاکستان امریکہ کے ساتھ جو دوسرے پروجیکٹس کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ جو معلومات ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایک لیگل سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے کس حیثیت میں یہ جو اعلان کیا کہ جی ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ پاکستان نے اگر اس طریقے سے اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک ایسے پلان کو جو کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف لگتا ہے کہ نہیں جاتا، تو کیا یہ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے پالیسی میں تبدیلی ہے؟ کیا یہ پاکستان کی مڈل ایسٹ کے حوالے سے پالیسی میں تبدیلی ہے؟ کیا جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، کیا اس واقعے کا اس ایگریمنٹ سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ وہ بھی بہت اچانک ہوا تھا، اور اس پر میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس کا بھی اوپر بھی کوئی قومی بحث نہیں ہوئی، اچانک پتہ لگا کہ جی وہ گئے، ان کو بہت بڑی سلامی دی گئی، انہوں نے دستخط کیا اور پھر ان کو رخصت بھی کر دیا گیا، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ کلیئرٹی اور یہ شفافیت نہیں ہوگی تو یقیناً پاکستان میں سوالات تو اٹھائے جائیں گے، اور سوالات اٹھائے جانے چاہیے بھی، کیونکہ یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے سوالات ہیں، اور اس پر کوئی بھی سوال اٹھانا میرا خیال ہے جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں کہ ہم صدر ٹرمپ کے اس منصوبے کو سپورٹ کرتے ہیں، جس میں اگر اس میں یعنی ان کے پاس زیادہ معلومات ہیں تو شاید ان کے پاس اچھی ریزنز بھی ہوں، تو اس پر بھی ان کو اپنی قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت تھی، ان کو پہلے کانفیڈنس میں لیتے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ 66,000 لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ میں، تو ان کے جو زندگی ہے اگر اس میں کچھ بہتری آتی ہے اور ایک اچھے منصوبے کے تحت آتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے۔ شاید یہاں پر وہ ٹرانسپیرنسی نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ اطلاع ہمیں پاکستانی وزیر اعظم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مبارکباد دے کر دی، ورنہ اس سے پہلے ہمیں پتہ نہ لگتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پہلے یہ اعلان کرتے کہ ہماری یہ بات چیت ہوئی، جو صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا، اور شاید یہی وجہ تھی، کیونکہ یہ اعلان انہوں نے نہیں کرنا تھا، یہ اعلان صدر ٹرمپ نے کرنا تھا۔
جو آج ہوا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔